करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, क्लास 12th का, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है साहब, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और उसके बारे में इसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ITF, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एंड हम लोगों ने इन्वर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हम लोग क्लास 11th में कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छी तरह समझ में आया होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो जगह जगह पर हम लोग उसकी बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, और 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी तो अपन उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म आपको देखना है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, इन्वर्स हम लोगों ने क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आइवा सॉल्व में क्या है, तो एक बार दोनों को थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह करेंगे। आइवा सॉल्व, ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि फंक्शन, तो फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम लोग कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा फंक्शन क्या चीज हमारे पास में होती है। अगर हमारे पास में एक सेट A है, आइवा सॉल्व में एक सेट है A और एक सेट हमारे पास में है B। आइवा सॉल्व में एक सेट है A और एक सेट है B, A B C D, these are the elements of set A। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 and this is 4 and this is 5, these are the elements of set B, these are the element of set A। हमारे पास में एक फंक्शन f है, आइवा सॉल्व में जो A से B में डिफाइन है, समझ रहे हो बात को। तो ये फंक्शन अगर हम A से B में डिफाइन करना चाहते हैं f को, तो क्या क्या कंडीशंस होती है वो एक बार हम लोग देख लेंगे, तो फंक्शन वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, वैसे आपको आता है ये। तो A एलिमेंट की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, D की इमेज मान लेते हैं 4 है। ओके, सो इट इज अ फंक्शन। ध्यान से देखिएगा तब फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए सर, तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं A में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबकी कोई ना कोई इमेज है। ओके, नाउ देखो ABCD की जो इमेज 1, ABCD में जो 1 2 3 4 है वो इसकी इमेजेस है। A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, D की इमेज 4 है। 1 की प्री इमेज A है, 2 की प्री इमेज B है, 3 की प्री इमेज C है, 4 की प्री इमेज D है। ये ध्यान रखिएगा, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 5। ओके, उसके बावजूद ये फंक्शन है, अभी देखेंगे कौन सा फंक्शन है। चलिए साहब, दूसरा केस अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम दूसरे केस की बात करते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखो A, यहाँ पे B C D और यहाँ है 1 2 3, मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप का केस दिया गया है, तो क्या ये फंक्शन होगा? एक साइड A है, एक साइड B है। चलिए साहब, तो अगर अपन बात करें, हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, है ना। मतलब हर फंक्शन रिलेशन तो होता है, बट हर रिलेशन फंक्शन में उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं कि जो मैं रिलेशन यहाँ बना रहा हूँ वो फंक्शन है भी या नहीं है। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक रिलेशन f है जो A से B में डिफाइंड है और वो इस तरीके दिया गया है कि A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? सो द आंसर इज नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई? क्योंकि A के सभी एलिमेंट्स की इमेज वहां पे नहीं है। A के सारे एलिमेंट्स, A के सारे एलिमेंट मतलब A B C D, देयर इज नो इमेज ऑफ D in the set of D। I was sure that's why we can say this is not a function। जबकि एक रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन है, फंक्शन तो है। चलिए सर, यहाँ देखिए तीसरा केस, दिस इज केस फर्स्ट, केस सेकंड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केस थर्ड। तो अगर हम लोग केस थर्ड की बात करें, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। A इस तरह से ले रहा हूँ, एक सेट A और एक सेट ले रहा हूँ B और इसमें मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। मान लीजिए F एक रिलेशन है जो A से B में डिफाइन है। चेक करके देखते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा। नाउ सो वी कैन से A B C D और यहाँ ले लिया मान लीजिए 1 और 2 3 4 मान लेते हैं, या 1 2 3 ले लीजिए। ठीक है साहब, तो मैंने क्या करा यहाँ पे देखिए, 1 की इमेज, A की इमेज 1 है, A की इमेज 2 है, B की इमेज 3 है और मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 4 है, C की इमेज 4 है और D यहाँ पे नहीं है। आई वाज सॉल्विंग। तो देखिए ये एक रिलेशन है, इट इज अ रिलेशन। ओके, ये रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। आई वाज सॉल्विंग, इट इज नॉट अ फंक्शन, यानी वन मैनी नाम का कोई केस नहीं होता है। आई वाज सॉल्विंग, वन मैनी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं बन सकती है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन सकती है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। ओके, ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी तक यही फंक्शन हुआ है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें वन मैनी केस हो गया जो कि पॉसिबल नहीं होता। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि D की कोई इमेज ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट केस समझते हैं, केस नंबर 4। सो वी हैव केस नंबर 4। अगर हम लोग केस नंबर 4 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा A B C D और यहाँ पे हमारे पास दिया गया 1 2 3 4।
आई वाज सॉल्व। तो हमने देखिए देखना ध्यान से, ए को 1 से मिला दिया, बी को भी 1 से मिला दिया, सी को 2 से मिला दिया, डी को 3 से मिला दिया। हमसे बोला जाएगा क्या एक फंक्शन है, तो हम बोलेंगे यस बिल्कुल एक फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है देखिए, मैंने कहा था वन मैनी पॉसिबल नहीं होता है, मैनी वन पॉसिबल होता है, ध्यान रखिएगा, मैनी वन पॉसिबल होता है, तो मैनी वन एक फंक्शन होगा। ओके, ध्यान रखिए, अगर मैनी वन है, बहुत सारों की एक इमेज हो सकती है, बहुत सारों की एक इमेज हो सकती है। आई वाज सॉल्व, एक की बहुत सारी इमेज नहीं हो सकती, इट इज नॉट अ फंक्शन बट इट इज अ फंक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो मैनी वन इज अ फंक्शन। ओके नाउ, अच्छा यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, तो ये फंक्शन है, बिल्कुल एक फंक्शन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन जो ए से बी में डिफाइन है ये एक फंक्शन है। आई वाज सॉल्व, ठीक है सर। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, केस नंबर 5। ओके नाउ, अगर हम दूसरे रिलेशन की बात करें, जिसको मैं एफ नाम दे रहा हूँ, आप आर बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो ए से बी में डिफाइन है। आई वाज सॉल्व, यहाँ पे मुझे दिया गया है ए बी सी डी, और यहाँ पे मान लीजिए मुझे दिया गया है 1 2 3। आई वाज सॉल्व, तो मैंने जब देखिए तो 1 की इमेज मान लेते हैं, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 2 है, डी की इमेज 3 है। आई वाज सॉल्व, ठीक है, तो इट इज आल्सो फंक्शन, ये भी फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। आई वाज सॉल्व, मैनी वन फंक्शन है। ओके नाउ केस 6 के हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन जो है या रिलेशन जो है ए से बी में डिफाइन है। मान लीजिए हमको इस तरीके से दिया गया है ए बी सी डी 1 2 3 4, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है। आई वाज सॉल्व, ठीक है सर। इट इज आल्सो अ फंक्शन, 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है, इसको 1 to 1 या 1 1 कह सकते हैं, मैनी टू 1 या मैनी 1 कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके ये फंक्शन है, 1 1 फंक्शन होता है, मैनी 1 फंक्शन होता है, ये भी मैनी वन है तो फंक्शन है, वन मैनी कोई फंक्शन नहीं होता है। ओके ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इस साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, इस साइड में कोई एलिमेंट खाली छूट जाए नो प्रॉब्लम, चलेगा। अच्छा अब आप बोलेंगे जी इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इसमें एक एलिमेंट खाली है, तो जिसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑन टू। क्या बोलते हैं भैया उसको, ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 तो है, साथ में ऑन टू भी है, यानी 1 1 एंड ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं ऐसे फंक्शन को, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ शो करेंगे, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, तो इसको बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये मैनी वन है और ऑन टू है, मैनी वन एंड ऑन टू, ये मैनी वन है और क्या है, ऑन टू है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है तो ऑन टू है। अच्छा ये मैनी वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 खाली हो गया, देखिए, ठीक है सर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनटू। अगर ऑन टू नहीं होगा तो या तो बोलोगे नॉट ऑन टू या बोलोगे इनटू, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो मैनी वन एंड ऑन टू, सॉरी इनटू, मैनी वन एंड इनटू, इस पे आ जाइएगा। ये तो फंक्शन भी नहीं है क्योंकि वन मैनी का केस नहीं है, तो बाकी को वन मैनी तक छोड़ दीजिए, और ना तो ये इनटू की बात होगी ना इसमें ऑन टू की बात होगी, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, तो ना तो इसमें ऑन टू की बात होगी ना इनटू की बात होगी। यस ये फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है, 1 1 है एंड इनटू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खाली आ गया ना भाई। देखो अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट बचा तो वो इनटू हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऑन टू है, मतलब ऑन टू का होता है, मतलब बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, तो 4 की प्री इमेज डी है, 3 की प्री इमेज सी है, 2 की प्री इमेज बी है, 1 की प्री इमेज ए है, सो वी कैन से कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बेसिक चीज हमारे पास में है, आप लोगों को पहले से पता होगा और पता हो ना भी चाहिए, तो ये तो चलिए आपके जो है कोई नई बात नहीं है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फंक्शन कब नहीं होता है, इस साइड में कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, और ध्यान रखिएगा कि वन मेरी कोई केस नहीं होगा। आई बात समझ, ठीक है सर ना। ये भी आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास में 1 1 एंड ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। और भी हम लोग फंक्शन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है ना। चलिए इसमें काम की चीज क्या ध्यान से देखना, इनवर्स। इनवर्स करने का मतलब फंक्शन को उल्टा करेंगे, हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को रिवर्स कर देंगे, समझ बात। लेकिन इसमें 2 बातें आप ध्यान रखिएगा, क्या आपको पता होना चाहिए। जो सेट ए होता है उसको बोलते हैं डोमेन फंक्शन की, ठीक है, और जो सेट बी होता है उसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो इसके डोमेन क्या है भैया, ए बी सी डी, कोडोमेन क्या है भैया 1 2 3 4 5, रेंज क्या है 1 2 3 4, 5 रेंज में इंक्लूडेड नहीं है। आई बात समझ में क्या? चलिए इसके तो फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं, इसमें आ जाइए डोमेन ए बी सी डी, कोडोमेन 1 2 3 4, रेंज 1 2 3, क्योंकि 4 तो लेंगे नहीं, डोमेन ए बी सी डी, कोडोमेन 1 2 3, रेंज 1 2 3, यहाँ पर रेंज 1 2 3 है। आई बात सॉल्व करें ना, यहाँ पे देखिए डोमेन ए बी सी डी आएगी, रेंज क्या आएगी 1 2 3 4, कोडोमेन ही क्या आएगी 1 2 3 4। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि जो डोमेन सॉरी अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। यानी कि अगर कभी आपको फंक्शन ऑन टू प्रूव करना हो तो आप क्या करिए, आप उसकी डोमेन निकालिए फंक्शन की, आप उसकी रेंज निकालिए, और अगर वो दोनों एक जैसी आ जाए तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब हम फंक्शन को रिवर्स करके देखते हैं। इतना आपको समझ में आएगा होगा, डोमेन आपको समझ में आएगा, रेंज आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली हम लोग डोमेन को कहते हैं एक्स और रेंज को कहते हैं हम लोग वाई, अपने आप को समझने के लिए। आई बस सॉल्व क्या है, एक्स की वो सारी वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है उसको डोमेन कहते हैं, वाई की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है उसको रेंज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉर्मली समझने के लिए। तो समझ में आ गया होगा। अब फंक्शन को मैं रिवर्स करके देखता हूँ, इन्वर्स करता हूँ। ध्यान से देखना, इन्वर्स करने में क्या होगा। अगर मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसको आप एक तरह से ऐसे फ्लिप कर दीजिए, जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, आई वाज 3 2 1। और आप देख सकते हैं जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, अपने दिमाग में थोड़ा सोचिए, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है A B C D। जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए A की इमेज भी बनती, B की इमेज भी बनती, यानी 1 से A और B दोनों कनेक्टेड होंगे और 2 से C आ जाएगा यहाँ पे और 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैनी वन फंक्शन को मैंने क्या किया, इन्वर्स निकाला। जब मैनी वन फंक्शन का मैंने इन्वर्स किया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है। आई वाज सॉल्विंग क्या, इन्वर्स फंक्शन तो कभी निकालेंगे ना, पहले फंक्शन बनेगा, फंक्शन ही नहीं बन रहा हो तो मैनी वन फंक्शन अगर होगा कोई फंक्शन तो उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। पहला नियम आपको समझ में आ गया। नाउ सेम हियर, ये मैनी वन है, इसका मतलब इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं होगा। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। चलिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास बात क्या है, देखिए अगर मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो चलिए ध्यान से क्या होगा, जब आप इसका इन्वर्स करेंगे तो 5 खाली छूट जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 खाली छूट जाएगा, 5 की इधर कोई इमेज नहीं बनेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या नहीं होगा, इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो कुल मिला के आपने देखा कि अगर फंक्शन मैनी है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैनी वाले केस में होता क्या है कि जब आप मैनी को उल्टा करेंगे तो 1 मैनी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि 4 की कोई इमेज ही नहीं है, आई बस 2 जगह से वो फेल हो गए। और यहाँ पर अगर देखें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 1 1 है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब इसको आपको रिवर्स करेंगे तो 5 की कोई प्री इमेज नहीं है, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 5। इसका मतलब ये फंक्शन जो है अपन कह सकते हैं ये फंक्शन इनटू है और इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो कुल मिला के आपने क्या सीखा कि फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन 2 हो। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 एक साथ होता है तो फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन्वर्स के लिए पहली शर्त क्या है, फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2, और वी कैन से फंक्शन शुड बी बाइसेक्टेड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है डाटा है समझाने के लिए जो आप समझ सकते हैं। इसके बाद बाबू अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या है। तो फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, आई वाज सॉल्व कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज हमारे पास में है, ठीक है साहब। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या केसेस और बनेंगे, ठीक है। चलिए साहब, अब हम लोग बात करेंगे अगर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इफ वी टॉक अबाउट द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, fx sin x। मैंने एक एग्जांपल लिया fx sin x। fx को हम जानते हैं y कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं x की वैल्यू, ध्यान देखिएगा, अगर मैं पुट x पाई बाय 6, पाई बाय 6 इज व्हाट 30 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री यहां पुट करूंगा तो आप समझ सकते हैं y, मैं बोलूंगा आपको y1, आई वाज सॉल्व किया, y1 मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको y1 कह सकता हूं f ऑफ पाई बाय 6। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज sin पाई बाय 6 sin 30 इज व्हाट, sin 30 की वैल्यू कितनी है, बोलिए 1/2। ऐसे ही अगर मैं पुट करूंगा x इक्वल टू 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 जानते हैं आप, अगर ये 30 है 3 5 जा 3 5 15, यानी कि 150 डिग्री बनेगा। और sin इसकी वैल्यू यहां पुट करिए तो हमारे पास में आगे अगर हम इसको निकालेंगे तो हो जाएगा f ऑफ 5 पाई बाय 6। सो द आंसर इज दिस इज sin, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 मतलब sin 150 डिग्री। sin 150 को हम क्या लिखेंगे, sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यानी अगेन ये बढ़कर 1/2 आ जाएगा। sin 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही आ रही है। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि x की अलग-अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम है, अगेन y है, यानी कि हमारे पास में x की तो 2 वैल्यू है, हमारे पास में x की तो 2 वैल्यू है, बट देयर इज ओनली 1 वैल्यू फॉर द 2 वैल्यूज ऑफ x1। तो हमारे पास जो y1 है उसमें केवल एक ही वैल्यू है, x1 की वैल्यू y1 है और x2 की वैल्यू भी वही है, यानी अब x1 हमारे पास 5/6 था और यहाँ पे x2 5/6 था, उसके बावजूद भी y1 केवल 1/2 आया। तो कुल मिला के फंक्शन तो मैनी वन है। जब फंक्शन मैनी वन है तो उसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल हो जाएगा, और वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पॉसिबल नहीं है, आई वाज सॉल्विंग इट, लेकिन आपने सुना होगा इम्पॉसिबल से इज इम्पॉसिबल, तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैनी वन फंक्शन का इन्वर्स तो नहीं होता, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी जाए, तो फंक्शन को मैनी वन को 1 1 बनाया जा सकता है, और उस केस में उसका इन्वर्स जो है फंक्शन पॉसिबल होगा, इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, बाकी की हम लोग जो है डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है साहब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मैनी वन फंक्शन क्यों है।
Why ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शन। और एक बात और भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम के बाद, समझ लो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, तो ऑब्वियस वो मैनी वन होंगे। ठीक है ना। इसको समझाने के लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ की मदद ले लेता हूँ। आई वाज सॉल्व देखिए, हमारे पास sin x के ग्राफ आप अच्छी तरह जानते हैं, इस तरीके से हमारे पास sin x का ग्राफ बनता है। हम लोगों ने क्लास जो है उसमें पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में, ठीक है सब। ओके, तो 11वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार चलता रहता है। यहाँ पे 0 हमारे पास में होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 90 डिग्री अपन कह सकते हैं, π/2 होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, अपन कह सकते हैं यहाँ पे 270 डिग्री होता है, यहाँ पे 360 डिग्री होता है, तो चलता रहता है। ठीक है सब सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -90 डिग्री हो जाएगा, -π/2 कह दो इसको, -180 कह दो आप, इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, माइनस का 270 डिग्री कह सकते हैं, इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, माइनस का 360 डिग्री कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आफ्टर 360 डिग्री यहाँ से साइकिल दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, वो तो साइकिल रिपीट होनी शुरू होगी। और यहाँ पे भी सेम -360 के बाद ना, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई x की वैल्यू लूंगा, जो x की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए ये वाली वैल्यू x1 है, और ये वाली x की वैल्यू यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x2। आई बस ये हम जानते हैं y एक्सिस और ये हम लोग जानते हैं x एक्सिस है, दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x। आई बस ठीक है साहब, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पर x1 मान लीजिए मैंने लिया 30 डिग्री, तो आप जानते हैं कि जो y की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। मैंने x2 लिया मान लीजिए 150 डिग्री, तो आप देख सकते हैं क्या, अगेन 1/2। तो कुल मिला के अगर मैं x1 की वैल्यू 30 और x2 की वैल्यू 150 ले रहा हूँ, तो फंक्शन मैनी वन हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई x यहाँ पर x की वैल्यू लूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वही दोबारा सेम एंगल यहाँ भी मिलेगा जिसको वही वैल्यू आएगी, और यहाँ पर भी अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे लूंगा कुछ, तो वही वैल्यू जो y की वैल्यू यहाँ से आएगी वही वैल्यू ये वाले एंगल से भी आ जाएगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग 90 डिग्री के उस पार जाते हैं, तो आप देख सकते हैं सेम आंसर आना शुरू हो जाता है। समझो बात, जैसे आप देखो 30, 45, 60, 90 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 90 के आगे ना जाएं, तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। सेम कहानी यहाँ भी होगी। अगर आप इस पूरे को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेगी वो वैल्यूज आपको यहाँ पर भी मिलेगी, सेम आंसर मिलेगा भाई। ओके, तो कुल मिला के अपन इसको भी क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं इस तरीके से। तो हम लोग इसके इधर भी जाएंगे, उसको इधर भी जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू -90 से लेके +90 के बीच में कर दूं, तो ये फंक्शन वन हो जाएगा। कौन सा वाला फंक्शन, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अभी पहले मैंने वन था। ओके, तो आप बोलोगे जी आपने -90 से +90 क्यों लिया, आप यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो हम यहाँ से यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ तो रिपीट होगी वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ आएगी यहाँ आ जाएगी, ये नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, -90 से +90, या फिर आप ये कर सकते हैं 90 से 270, ऐसे आप कितनी भी ब्रांचेस बना सकते हैं। बट जो मेन ब्रांच होती है, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, उसको हम लोग -90 से +90 डिग्री तक डिफाइन करते हैं। तो कुल मिला के आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर x की वैल्यू यानी कि जो sin x वाला फंक्शन है, जिसमें sin x वाला जो फंक्शन है उसमें जो x की वैल्यू है, यानी जो उसके डोमेन है, क्योंकि x की वैल्यू को तो डोमेन कहते हैं, तो उसकी जो डोमेन हमारे पास में है, यानी अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, आई वाज सॉल्व किया, उसको हम क्या करते हैं, अगर एक तरह से अपन करते हैं फिक्स कर दें कि भैया -90 से +90 के बीच में ही आप बात करोगे, तो आप बोलोगे जी sin x तो 1/1 फंक्शन है, और अगर sin x 1/1 फंक्शन है, तो ऑब्वियस है इसका इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। Are you understanding what I am saying? So इस प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैनी वन का इनवर्स तो पॉसिबल है नहीं, तो कुछ कंडीशन अप्लाई करके उसको 1/1 बनाया गया। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास में एक फंक्शन है f, जिसको हम लोग sin x कहते हैं। तो हमारे पास में फंक्शन जो sin x है, उसकी अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो sin x होता है, sin x एक फंक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो डोमेन हमारे पास में होती है, वैसे अगर देखा जाए तो इसकी डोमेन r होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से लेके 1 तक। इस इंटरवल का मतलब जानती हूँ, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, बीच में तो हो भी सकता है। तो ये हमारे पास इसकी एक्चुअल डोमेन होती है और इसकी रेंज होती है, क्योंकि आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू डिफाइन द इनवर्स ऑफ दिस sin x, तो हम उसे बोलेंगे f इनवर्स, उसको हम लोग बोलेंगे sin इनवर्स। अब हमें डोमेन उसकी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फंक्शन का इनवर्स करते हैं, तो जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। तो कुल मिला के ये उल्टा हो जाएगा। तो sin इनवर्स की जो रेंज होगी, और सॉरी जो डोमेन होगी, वो -1 से लेके 1 तक होगी, और जो रेंज होगी वो r नहीं होगी, क्योंकि r तो ले नहीं सकते पूरे फंक्शन, पूरे अगर हम डोमेन की बात करें तो फंक्शन इनवर्स ही नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से कितना आंसर आएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। सो दिस इज द रेंज ऑफ sin इनवर्स।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहली बात तो आपको समझ में आई गया कि जब फंक्शन को इन्वर्स करते हैं तो रेंज बन जाती है डोमेन और डोमेन बन जाती है रेंज, क्योंकि फंक्शन इन्वर्स हो चुका है। आई बात समझ में, सब उलट पलट हो जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग इसकी डोमेन को डायरेक्ट इसकी रेंज नहीं बनाएंगे। अगर आपने इसकी रेंज बना दी तो फिर साइन इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं होगा। साइन इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब इतनी बड़ी डोमेन में से, जो कि ऑल द रियल नंबर, दुनिया के सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, उसमें से हम केवल कौन सी लेंगे? -π/2 से +π/2 तक। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 से लेकर 1 तक होती है, और जो रेंज होती है -π/2 से π/2 तक होती है। मैं शुद्ध भाषा में आपको समझा देता हूँ। अगर मेरे पास में एक फंक्शन यहाँ पर दिया गया, मान लीजिए y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ x, एक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है बाबू वो -π/2 से π/2 तक आ सकती है, और जो x की वैल्यू है बाबू वो -1 से लेके 1 तक आ सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग सबकी डोमेन और रेंज बनाते हैं, अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू रिपीट नहीं होगी, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसकी मेन डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तब जाके इनवर्स फंक्शन की डोमेन तैयार होती है। ठीक है सर? तो इस तरीके से बेसिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई बात समझ, ठीक है सर? तो ये ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स की वैसे ही हम लोग सबकी ध्यान रख सकते हैं। आई बात समझ, ठीक है सर? टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, आप उस टेबल से जो है सभी की डोमेन और रेंज याद रख सकते हैं। ठीक है सर? तो बहुत ही बेसिक चीज है। आई बात समझ, ठीक है सर? तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो हमने देखा अभी कि हमारे पास में जो है साइन इनवर्स की हमारे पास जो डोमेन आई थी वो -1 से 1 आई थी, और जो रेंज आई थी वो -π/2 से π/2 आई थी। आई बात समझ में, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। इसके बाद इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? कई बार समझ में ना आए तो वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर? चलिए, तो इसमें और भी दी गई है, इसमें टेबल है बहुत ही बढ़िया सी, पेज नंबर 4040 पे जो है टेबल है, आप इस टेबल को अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिएगा। आई बात समझ में, ठीक है सर? इसमें आपको पूरी की पूरी सभी की जितनी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सभी की डोमेन है, सभी की रेंज है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए सर, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं, मैं उनको थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में अगर मान लीजिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x, तो पहली बात तो इसकी वैल्यू साइन x के इनवर्स के इक्वल नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? दूसरी बात, आप बोलेंगे कि हमने तो वहां पढ़ा था 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर x को तो साइन x का होल स्क्वायर कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, कहते हैं, बट यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। आई वाज सॉरी कर, हाँ आप कह सकते हैं कि sin x की पावर -1 को हम लोग 1/sin x जरूर लिख सकते हैं, sin x की पावर -1 को हम लोग 1/sin x जरूर लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? ठीक है साहब? तो कुल मिला के ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए सर, हम लोग आगे की बातचीत कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? लेकिन डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए सर, रट्टा आपको अच्छी तरह से रट्टा मारना होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन बोला जाएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आपसे क्या बोला जाएगा? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, आपको बोला गया है साइन इनवर्स 1/√2। आई वाज सॉरी, हमको बोला गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालना है भैया? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। आई वाज सॉरी, ठीक है साहब? नाउ सबसे पहले इसका सॉल्यूशन मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्यूशन बताता हूं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं बहुत फास्ट। आई बात समझ में क्या? उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा जो है आपको बार बार चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से बताता हूं, उसको लेट कर लेता हूं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। आई बात समझ में क्या? समझ सकते हैं, जब इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा, सो दिस इज साइन y इज इक्वल टू 1/√2। नाउ यू कैन से 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं? sin π/4। अब अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? y इक्वल टू π/4। और जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो रेंज में आना चाहिए। तो दोबारा सोचिए, इसकी रेंज क्या होती है? अगर हमारे पास साइन इनवर्स की बात करें तो उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, -90 से लेकर +90 के बीच में 45 तक आता है। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सो वी कैन से इसका आंसर आएगा π/4, जो कि बिलोंग करता है -π/2 से π/2। सो इसका आंसर समझ में आ रहा है यार? बहुत ही बेसिक तरीके से इसको सॉल्व किया गया। एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, ऐसा ही। चलिए सर, दूसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है, तो वो बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1/√3 -1/√3। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि cot ऑफ -1/√3, cot इनवर्स ऑफ -1/√3, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सर, ना सबसे पहले वही कहानी, इसको हम लोग y सपोज कर लेंगे, फिर क्या बन जाएगा बताइए? cot y इज इक्वल टू बनेगा, ये हमारे पास कितना रहेगा भैया? -1/√3। ओके, ना अब ध्यान दीजिएगा, cot y इक्वल टू माइनस, cot की वैल्यू 1/√3 कहां होती है? cot की वैल्यू 1/√3 वहां होती है जहां sin की वैल्यू √3 होती है, सॉरी tan की वैल्यू √3 होती है, यानी tan 60 √3 होता है, तो cot 60 1/√3 हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं -cot ऑफ
पाई बाई 3, क्योंकि माइनस तो माइनस था, 1/√3 cot पाई बाई 3 होता है ना। अब इस माइनस को अंदर ले जाया जा सकता है, बिल्कुल ले जाया जा सकता है। आप जानते हैं कि cot में ये वाला फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, cot of माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है सर? cot of माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा होता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ माइनस अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए करके देख लेते हैं एक बार, आपको इसकी भी तसल्ली दिलवा देते हैं। कितना हो जाएगा? cot of माइनस पाई बाय 3। नाउ यहाँ से आपका आंसर आएगा माइनस पाई बाय 3, बट फिर आपको सोचना है कि क्या ये आंसर हमारी रेंज में आ रहा है। तो अगर आप टेबल खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे cot की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। आई बस cot इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से पाई होती है, ठीक है? cot इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, तो अपन कह सकते हैं कि ये आंसर पॉसिबल नहीं है। जब ये आंसर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आगे तो अपन लिख सकते हैं दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। और यहाँ पर आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि इसमें 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल है क्योंकि। तो क्या करें, फिर इसको थोड़ा सेटिंग कर देंगे। तुम्हारे पास में आ जाएगा cot y इक्वल टू cot ऑफ, देखिए ध्यान से, माइनस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cot 180 माइनस थीटा। ये आपने पढ़ा हुआ है, हमारे पास क्लास 11 में था ये। cot 180 माइनस थीटा क्या होता है? हमारे पास में माइनस cot थीटा होता है। आई बात सुनो, ठीक है साहब? तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा cot y इक्वल टू cot ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 पाई बाई 3। और यहाँ से आप देखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई। सो वी कैन से दिस इज आवर आंसर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है सर? तो कुल मिला के हमारे पास में आ जाएगा y की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आंसर 0 से लेके 180 के बीच में आ सकता है। हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही है। तो आप इस चीज से बचें, ध्यान रखिएगा इस चीज को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर? तो ये थे हमारे बेसिक 2 एग्जांपल, और आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा माइनस cot थीटा cot 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है सर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? थैंक यू सो मच।